तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 235 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने एक टेस्ट को देने गया होता है, लेकिन लू फेंग फिर से उसमें फेल हो जाता है। और फिर तभी लू फेंग अपने वापस आ चुका होता है। लू फेंग को अपने टीचर लू फेंग भी उस कॉल को अटेंड करता हमें सीन पे हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रूयान एम्पर अपने वाइन ग्लास को लिए हुए होते हैं और उनके दूर में ही लग्जरियस और मैजेस्टिक पैलेस भी होता है, जहाँ पे दो बड़े गोल्डन वर्ड्स ट्रूयान लिखे हुए होते हैं। फिर लू फेंग भी अपने मन में सोचता है कि शायद ये थंडर आइलैंड का श्राइन हो सकता है। फिर हमें ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं लू फेंग भी उनके सामने वो करता है और वो कहते हैं कि तुमने अपने मेल को ऑलरेडी रिसीव कर लिया होगा वर्चुअल कंपनी के द्वारा। क्या तुम सच में विश करते हो कि तुम्हें प्राइमरी रीजन में पार्टिसिपेट करना है और तुम उसमें जा सकते हो? तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे वो कहता है कि टीचर मैंने उस मेल को पढ़ा और मैंने यहाँ पे सीखा है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं प्राइमरी रीजन में एंटर करने के लिए, एक तो कि आपका क्वालिफिकेशन बैटल और दूसरा कि स्काई माउंटेन। और यहाँ पे मैं उसे ट्राई करने गया था लेकिन यहाँ पे मैं फेल हो चुका। फिर हमें ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या तुम सच में स्काई माउंटेन को अटेम्प्ट करने गए? तो लू फेंग तो क्या ही देता है कि हाँ मैं फेल हो गया। तो ट्रूयान कहते हैं कि हाँ इसमें इतना वियर्ड होने की कोई बात नहीं है, लगता है कि तुम स्काई माउंटेन के बारे में उतना कुछ नहीं जानते। तो लू फेंग भी कहता है कि मैं बस उस मेल से उसने बारे में पढ़ा था। फिर ट्रूयान हंसते हुए कहते हैं कि ये 3 स्काई माउंटेन्स यहाँ पे कोर मेंबर्स जाकर किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं और जबकि मर्तबा वो वहाँ पे पास हो जाएंगे तो वो अपने रीजन के हायर रीजन में वहाँ पे पास थ्रू कर जाएंगे। और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना ज़्यादा आसान होने वाला है? और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें वो 7 स्टोरी पगोडा ट्राई याद है उस जीनियस बैटल के दौरान? तो लू फेंग भी इसमें हामी भरता। तो यहाँ पे लू फेंग उस 6 स्टोरी के फर्स्ट लेवल पे हार गया होता है, वहीं पे बुलान 7 स्टोरी पे आ चुका होता है। यहीं पे ट्रूयान आगे कहते हैं कि वहाँ पे इसका एक रीजन छिपा हुआ है और वो कहते हैं कि 7 स्टोरी वगैरह ऐसे सेटअप किया गया है कि कोई भी उसको नहीं पास कर सकता, यहाँ तक कि उसको पास करने के लिए कोई उम्मीद भी नहीं बचती। वो कहते हैं कि स्काई माउंटेन भी सेम टू सेम इसी तरह का है, उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तुम चाहते हो कि तुम उसको पास करके प्राइमरी रीजन में चले जाओ, तो तुम्हें सच में लगता है कि एक यूनिवर्सल लेवल के मेंबर वहाँ पे ये सब कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो सारे बंदे वहाँ के अपने अटेम्प्ट को करने जाते और प्राइमरी के उसमें चले जाते। फिर भी लू फेंग सुनकर स्टन हो जाता है, यहाँ तक कि लू फेंग इसके बारे में समझ जाता है कि वो क्यों नहीं पास हो पाता। फिर ट्रूयान भी कहते हैं कि अगर तुम प्राइमरी स्काई माउंटेन को पास भी कर गए तो मतलब ये हुआ कि तुम प्राइमरी रीजन के मेंबर से सेम लेवल से उनसे ऊपर निकल गए हो। और वो कहता है कि इसलिए वो हारे और तुमने इसको ट्राई किया और तुम इसमें फेल हो गए। और वो कहते हैं कि तुम किस लेवल में फेल हुए, मिड और पीक में? तो लू फेंग वहाँ पे कहता है कि मैं फुट पे हुआ हूँ, मैंने वहाँ पे 2 बंदे को मार दिया है लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। फिर यहाँ मैं आपको बता दूं कि वहाँ 3 लेवल थे, पहला फुट, फिर मिड और फिर पिक। और यहाँ पे लू फेंग फुट पे ही हार चुका होता है। फिर ट्रूयान को दिखाया जाता है जो कहता है कि 2 बंदे को तुमने मारा ये उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अभी के मर्तबा तुम जितने लंबे टाइम पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में नेचर होते जाओगे वहाँ पे तुम्हारे लिए वो आगे चल के आसान होने वाला है। और वो कहते हैं कि अगर देखा जाए स्काई माउंटेन के फुट की डिफिकल्टी लेवल की और मिड लेवल और पिक लेवल की, तो वहाँ पे 3 गार्डियंस मौजूद होते हैं और वो तीनों गार्डियंस में एक फाइटर होता है, एक स्पिरिट कंट्रोलर होता है, तो वहीं एक हिप्नोटिस्ट होता है। और ये तीनों मिलकर तुम पे एक साथ हमला करेंगे। और यहाँ पे अकेले की बात करें तो तुम उसको हरा सकते हो, लेकिन बात करें वो तीनों, वो तुमसे वीक होंगे, लेकिन वो तीनों मिलकर जब तुम पे अटैक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे मिड माउंटेन के गार्डियन फुट माउंटेन से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर सो चुके हैं, वहीं पे
पिग गार्डियन वहाँ के मिड सेक्शन से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो लू फेंग ये देखकर घूरने लगता है और कहता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये हुआ कि फुट से पिग गार्डियन 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ट्रू यान भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाता। और फिर लू फेंग भी अपने स्टेटस के बारे में क्लियर हो जाता कि वहां पे उसने अपने ब्लेड वर्क को अनलीज किया था, जहां पे लू फेंग उसको 30 सेकंड तक मेंटेन कर पाया था। और उसने अपने अनलीज ब्लेड वर्क को यूनिवर्सल लेवल 9 पे ही कर दिया था। और यहाँ पे लू फेंग को ये एब्सोल्यूट माना जाता है। और ट्रू यान भी कहते हैं कि हाँ ये एब्सोल्यूट है, तुम्हारी यूनिवर्सल लेवल में ऐसा कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। फिर लू फेंग ऐसे कहता है कि मैं यहाँ पे क्या माउंटेन फूड को यहाँ पे पास आउट कर दूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे माउंटेन फूड को भी पास नहीं कर पाया था। और यहाँ पर तो पिग गार्डियन भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आगे एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा उसको कैसे पास कर सकता है, ये तो इमेजिन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखा जाए कि यूनिवर्सल लेवल 9 से जहाँ पे 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो वहाँ पे लू फेंग की ब्लेड वर्ल्ड भी काम नहीं करने वाली है। और वहाँ तो विल पावर कॉन्शियसनेस की भी जरूरत होती है ताकि वो हिप्नोटिज्म को ऐसे डिफ्लेक्ट कर सके। और यहाँ पे ट्रू यान हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, आखिर उसे वो कैसे पास कर सकते। और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि प्राइमरी रीजन के यूनिवर्सल लेवल के कोर मेंबर्स भी उसको पास नहीं कर पाते। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है। और यहाँ पे ट्रू यान आगे कहते हैं कि प्राइमरी स्काउट माउंटेन एक तुम्हारे लिए बेंचमार्क है, जो कि यहाँ के लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो उसको अपने गोल की तरह कर ले और यहाँ पे वो कभी भी अपने आप को प्राउड फील ना करा सके। इसलिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कराना होगा और अपने क्वालिफिकेशन बैटल्स को अपने प्राइमरी रीजन में करके बढ़ाना होगा। और अब फिर लू फेंग भी सोचते हुए टीचर से बोलता और यहाँ पे टीचर भी उसकी तरफ देखते और लू फेंग उनसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि प्राइमरी स्काई माउंटेन को पास किया है। तो यहाँ पे ट्रू यान स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कई कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि इसको पास कर दिए हैं, क्योंकि इस वास्ट यूनिवर्स में यहाँ काउंटलेस ह्यूमंस मौजूद है। और यहाँ पे मिरेकुलस इनकाउंटर्स हुआ करते और यहाँ पे तुम सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रिहेंशन ग्रेट फिजिक्स के पंजे मौजूद है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा। और ये वास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबा है, तुम इमेजिन ही कर लो कि यहाँ पे कितने सारे जीनियसेस मौजूद होंगे और कितनों ने पास किया होगा। फिर वो कहते हैं कि तुम और बोलान दोनों जीनियसेस जो लास्ट 10,000 ईरा में, और यहाँ पे तुम लोग आके प्राइमरी यूनिवर्स में कितने समय से पहले आए हुए हो। फिर ट्रू यान उनसे फिर से कहते हैं कि अगर देखा जाए एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम में, तो जीनियस जो कि बोलान और तुमसे भी 10 से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपीयर हो इस यूनिवर्स में। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक जीनियस को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बनने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि इसको पास आउट कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जबकि दरमियान मेरे जनरेशन में वहाँ पे 10,000 ईयर्स के पहले ही एक बंदा था जिसका नाम केरी था, वो अपने नाम 100 मिलियन ईरा के जीनियस में किए हुए था। वो आगे कहते हैं कि यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉर्ड, सेक्टर लॉर्ड, ये 3 पीरियड होता है और इसमें कोई भी अपने प्राइमरी स्काई माउंटेन को पास कर सकता है। और यहाँ पे उसकी पावर को भी उसके लेवल के मुताबिक किया जाता है। यहाँ पे जब उसने आफ्टर फील्ड में बैटल का पार्टिसिपेट किया था तो उसने कई सारे रेसेस को शॉक में डाल दिया था और वो अपने सेक्टर लॉर्ड के लेवल में ही एक अनडाइंग टाइटल ऑफिशियल के बंदे को मारने में सक्षम हो चुका था। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्स कंट्री लीडर और नाइट ने उसे अपना डिस्पल फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था और फाइनली वो अभी प्राइमरी केओस सिटी का लीडर का एक्सेप्ट के अंदर है। अब ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता और यहाँ पे लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा आखिर एक अनडाइंग ऑफिशियल बंदे को कैसे मार सकता है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूनिवर्स कंट्री लीडर्स और नाइट उसको पाने के लिए लड़ रहे थे और यहाँ पे ये पूरी तरह से मैग्नेस से। और अब फिर ट्रू यान उससे कहते हैं कि फाइनली वो अभी यूनिवर्स सीक्रेट रीजन में है, लेकिन वो मारा जा चुका है और वो उस वक्त मरा जब वो अपने सेक्टर लॉर्ड पाई निकल पे था। अब ये सुनकर लू फेंग अपने पल के झमकाता है। वो कहता है कि यहाँ पे देखा जाए जीनियस जो कि एक गैलेक्सी में आता है वो अपने स्टार फील्ड में नंबर 1 माना जाता है, एक यूनिवर्स कंट्री में या फिर पूरे इंटायर ह्यूमैनिटी में। और ट्रू यान उससे कहते हैं कि अभी के मर्तबा देखा जाए तो तुम नंबर 1 जीनियस हो इस यूनिवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी में। और यहाँ पे ये 1 पीरियड टाइम हुआ है 10,000 ईरा में और यहाँ पे अभी के मर्तबा तुमको प्रोग्रेस करना है, क्या पता तुम्हारे साथ आगे चलकर क्या होने वाला। लू फेंग भी इसमें कुछ नहीं बोल पाता है, सिर्फ लू फेंग
सुन ही रहा होता है। और वो आगे कहते हैं कि किसी बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि वो बुलान वो खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व करता है, इसी कारण उस पर कोई भी यूनिवर्स कंट्री लीडर अपने आप पे फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत लंबी लाइफ थी और यहाँ पे उन्होंने कई सारे जीनियसेस को उसके सिमिलर ही देख रखा है। लू फेंग भी इस बात को समझ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगा, अगर यहाँ पर दूसरे प्राइम स्काई माउंटेन को पास कर सकते हैं तो मैं भी मेहनत करके इसको पास आउट करूंगा। और अब फिर टूयन उससे कहते कि मेरा यहाँ पे मेन रीजन तुमको उस क्वालिफिकेशन मैच के बारे में वार्न करना था। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मैचेस यहाँ पे पहले इंटरनल बैटल होने वाला है जो कि एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में होने वाला है। और देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 38 पीपल मौजूद है उस रीजन में। तो यहाँ पे तुम लोग 30 ओरिजिनल मौजूद हो और यहाँ पे तुम लोग 8 जो कि नए बंदे आए हुए हो वो यहाँ पे जुड़ जाते। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे 38 में बैटल होगा जिसके मर्तबा 3 को पिकअप किया जाएगा। यहाँ पे सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट को मौका मिलेगा किसी भी प्राइमरी रीजन के बंदे को चैलेंज करने के लिए। और यहाँ पे अगर वो सक्सीड हो गए तो वो आराम से उसमें अपने प्राइमरी के उस रीजन में जा सकते हैं। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे इंटरनल बैटल उन 38 के बीच में बात करने आए हुए हूँ। और अब फिर वो आगे कहते कि तुम 38 में से 8 नए बैचेस में हो, वहीं पे 30 पुराने बैचेस में जो पहले जीनियस बैटल में यहाँ पे पार्टिसिपेट करके आ चुके हैं। और वो कहते तुम रोंगजुन और बाकी के 8 बंदे जो कि हो यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जिनका मुकाबला तुम्हें ओल्डर पीपल के साथ होना चाहेगा। और अब फिर वो कहते हैं कि जितने भी ओल्ड पीपल मौजूद है यूनिवर्सल लेवल में उन्होंने 1000 ईयर्स तक नेचर किया हुआ है और कईयों ने तो 1000 ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे खुद को ट्रेन किया है। वो कहते हैं कि अभी के मर्तबा देखा जाए तो उन 30 लोगों में से 5 लोग ऐसे जो कि 7th लेवल हेवनली बीच को पास आउट कर चुके हैं और 25 लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने 6th लेवल के हेवनली ब्रिज को पास आउट कर चुके हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी घूरने लगता कि क्या ऐसा हो सकता है कि 30 लोगों में से 5 ने 7th लेवल को पास आउट कर दिया है, वहीं पे बाकी सब ने 6th लेवल को पास आउट कर दिया। और वो कहते हैं कि टूयान ये स्ट्रेंथ इतना नहीं होने वाला, यहाँ तक कि अगर वो का भी तो इसके जगह पे होता तो अगर वो 1000 ऑफ ईयर्स तक खुद को ट्रेन करता तो वो भी अपने 6th लेवल को आराम से पास आउट कर सकता है। और वो कहता है कि टाइम यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम में तुम्हारा कितना पावर बढ़ता है। और देखा जाए तो तुम्हारी टैलेंट बाकी सबसे हाई है और तुम उनसे ज्यादा खुद को ट्रेन कर सक। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर उन्होंने अपने यूनिवर्सल लेवल 9 से ब्रेक थ्रू करके डोमेन लॉर्ड में क्यों नहीं आए, आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते। ये तो सिंपली बुलिंग करना हो गया, क्योंकि यहाँ पे नए बंदे को वो 30 लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से 5 बंदे तो ऑलरेडी 7th लेवल पे आ चुके हैं और लू फेंग ने तो अभी 6th लेवल को पास आउट किया था। और जब लू फेंग ने अपने 7th लेवल को पास आउट करने गया था तो वहाँ पे लू फेंग एक ही झटके में हारा गया होता। और आप पे ट्रूयान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि वो सब अपने बॉटल नेक पे है और ये जीनियसेस आराम से 1000 ऑफ ईयर्स में अपने डोमेन लॉर्ड में आराम से आ सकते हैं। लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल में उन्हें मिशन मिलता है जिसके मर्तबा वो पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं और ये उनका बहुत ही अच्छा समय है कि वो अपने फाउंडेशन को सॉलिड कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सल लेवल 9 में रह के ही उनकी अचीवमेंट और भी हायर होने वाली है, जिसके कारण वो इसमें ही रहना पसंद करते हैं। और अब फिर यहाँ पे देखा जाए तो इन यूनिवर्सल लेवल की 1000 ईयर्स कुछ मायने नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन भी लंबी होती है और ऐसा कोई नहीं चाहता होगा कि वो इस पॉइंट को अर्निंग करने का मेथड को छोड़ दे। फिर यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि इसी के मर्तबा यहाँ पे इस 100 सालों में तुम 10 मिशन को ले सकते हो, जिनमें कि सेफ लेवल, नॉर्मल, डिफिकल्ट, डेंजरस, सुसाइड लेवल और यहाँ पे इसमें हर एक को ले सकते। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि ये तो सिंपली बुली हो गया, वो लोग हमें बुली कर रहे हैं। और अब पे में ट्रूयान को दिखाया जाता जहाँ पे वो कहते हैं कि वो भी एक समय नए लोग थे और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ओके, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में रहना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करें वूका और बाकी सबकी तो वो जरूर अपने स्काई एंड लैंड रीजन में जरूर चले जाएंगे, जो कि लू फेंग के एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन से एक लोअर लेवल था और वहाँ पे कल्टिवेशन करना तो ऐसा हार्ड हो जाता है एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन की। और यहाँ पे लू फेंग सुनकर साइलेंट हो जाता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटेस्ट एनिमी वही 5 है जिन्होंने अपने 7th लेवल हेवनली ब्रिज को पास आउट कर दिया है। और
यहाँ पे लू फेंग भी उन्हीं सब के बारे में सोचता है कि ये 5 ग्रेट वॉरियर्स होने वाले हैं जो कि इन सब का मुकाबला लू फेंग को ही करना है। लू फेंग को इन्हें हराकर प्राइमरी केओस में जाना है। और यहाँ पे ट्रुयान कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, तुम्हारे ओपोनेंट्स वही है, वैसे के क्वालिफिकेशन बैटल में तुम्हारा फर्स्ट क्वालिफिकेशन बैटल है और यहाँ पे इतना ज्यादा चांस नहीं मिलता तुम्हें प्राइमरी रीजन में एंटर करने के लिए। इसलिए मैं आप सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम जरूर से जरूर टॉप 3 एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में जरूर से जरूर आप। इसके बाद लू फेंग का वो कॉल कर जाता है। यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने मन में सोचता वो क्या था कि मैं इनिशियल प्लान था तो प्राइमरी रीजन में, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट बिगनिंग में भी कई सारे स्ट्रॉन्ग बंदे मौजूद हैं जिसके मर्तबा मुझे टॉप 3 में आना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और वो कहता है कि इस वक्त मैं जरूर प्राइमरी रीजन में जरूर जाऊंगा, मेरे पास 6 साल है। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि इन 6 सालों में मुझे अपने बनाए हुए प्लान को छोड़ना होगा और यहाँ पे मैं अपने 6 सालों में अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही एडवांटेज होने वाली है और ये आगे चल के मुझे बहुत काम देने वाली उन सब के बैटल के दरमियान। और अब फिर हमें लू फेंग के भाई गोल्डन हॉर्न बेस्ट यही सब के बारे में बताया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन में मशहूर होते हैं। और यहाँ पे आप लोग इसको जानते हो तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और यहाँ पे मैं बीच में भी बीस्ट गो स्टैचू के 3 इंसेंट पिक्चर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे लू फेंग भी अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट से इसको सीख रहा होता है और यहाँ पे वो इन सबको आराम से कल्टीवेशन करके अपने आप को बढ़ा रहा था। और फिर हमें शिनचैन को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सब के बारे में पता चलने के बाद लू फेंग रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करता, वो अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट और मोसा क्लैन की बॉडी को अपने कल्टीवेशन में लगाए हुए होता। और यहाँ पे ट्रुयान भी लू फेंग पे नजर बनाए हुए रहते हैं और वहां पे वो कहती है लू फेंग तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्विकली इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं लू फेंग तुम जरूर अपने पेस टेक्निक टाइम स्पेस स्क्रिबल से अपनी टेक्निक को अनलीज करना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे लू फेंग को वो ट्रुयान देखते हैं और यहाँ पे लू फेंग अपने उस टेक्निक को कर देता है और यहाँ पे वो कहते हैं मैडनेस तुम्हारी इंप्रूविंग तो पहले के मर्तबा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता। और लू फेंग के इस कल्टीवेशन के रफ्तार को देखकर तो ट्रुयान भी शौक हो गए हुए होते हैं। और अब पे में शिनचैन को वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग को आधा साल हो चुका था ब्लड रिवर वर्ल्ड से लौटे हुए और हमें वहाँ के सेंटर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वॉचमैन बेविन मौजूद होता है। वहाँ पे लू फेंग आ जाता है और वो कहते हैं लू फेंग तो तुमने अपने 6 लेवल को पास आउट कर दिया है और तुम अभी रिटर्न हुए। फिर लू फेंग हामी भरता है और कहते हैं हाँ। और यहाँ पे बेविन उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने 7 लेवल को अटेम्प्ट करने आए हुए हो। तो लू फेंग क्या था कि हम बेविन उससे कहते कि तुम अभी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और वो कहते कि अभी 9 यूनिवर्स ब्रिज में कोई नहीं है, मैं तुमको ऑल द बेस्ट कहता हूँ और यहाँ पे मैं ये आशा करता हूँ कि तुम अपने 7 लेवल को पास आउट कर दोगे और तुम बुलान को भी एक्सीड कर दोगे। और लू फेंग भी स्माइल करते हुए क्या था कि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं उससे जरूर सक्सीड होऊंगा। और फिर लू फेंग 9 यूनिवर्स हेवनली ब्रिज की ओर निकल जाता है जहाँ पे हमें शिनचैन को 7 लेवल वास्ट स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रिज में पूरा स्पेस भरा हुआ होता है और उस एंड के ब्रिज में एक मीटेओराइट फ्लो कर रहा होता है जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर होता है। वहाँ पे लू फेंग अपने डार्क रेड आर्मर में खड़ा हुआ होता है, उस मीटेओराइट की तरह घूर कर देख रहा है। उसमें से एक हॉर्स लाइक आवाज आती है जो उससे कहती है कि पिक योर ओपोनेंट फाइटर कंट्रोलर हिप्नोटिस्ट, इसमें से तुम्हें एक को पिक करना है, उसमें से उसको हराना है और जबकि मर्तबा तुम इसको हरा दोगे तो तुम 7 लेवल को पास आउट कर दोगे। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था कंट्रोलर और हमें उस स्टोन को दिखाया जाता है जो कि टूटता है, इसमें से एक ब्रिज रोल करता है और इसमें से एक बंदा निकलता है जो कि ब्लू आर्मर मास वॉरियर होता है। यहाँ पे उसके पास भी डार्क क्लाउड शटर पे और उसके पास भी डार्क गोल्डन रॉन्ग राइट कंट्रोलर होती है। और फिर हमें उस ब्लू आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ऐसा लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। लू फेंग भी कहता है कि ये यूजलेस नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस है। और अब ये सुनकर ब्लू आर्मर मैन उससे कहता है बहुत खूब, तो चलो देखते हैं कि तुम कितना ज्यादा इंप्रूव हुए हो कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वो अपने डार्क गोल्डन लॉन्ग को लेकर अपने 10 मिलियन गोल्ड लाइट्स के साथ लू फेंग पे अटैक कर देता और ऐसा उसका लग रहा था कि वो सिंपली पूरे लैंड और स्काई को वहां पे पियर्स करके रख दे रहा था। वहां पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते और
दोनों के मूव्स बिल्कुल सिमिलर थे क्योंकि दोनों एक ही वेपन को यूज कर रहे थे और दोनों में टकरार होती है। अब पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड ब्लेड मौजूद था और वो पूरी एनर्जी वहां पे रिवॉल्व कर रही थी और ये एक ब्लेड वर्ड था जो कि लू फेंग और वो दोनों ब्लू आर्मर मैन दोनों से एक दूसरे से टकरा रही थी और उनकी कोलाइडेज बार बार होती है। काउंटलेस ब्लेड्स एक साथ टकराते हुए उस ब्लू आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम्हारी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन अभी के मर्तबा देखा जाए तुम्हारी कंट्रोल जो कि ब्लेड वर्ल्ड पे है तो मेरे से वो थोड़ी सी कमजोर है। फिर वो अपने वेपन को लेकर उस पर अटैक कर देता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे उसकी तरफ वो वेपन आ रहा था। लू फेंग भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मेरी कंट्रोलर ब्लेड वर्क इतनी वीकर है क्या, और यहाँ पे वो कहता है हमें बताया जाता है कि इस 2 महीने में उसने अपने ब्लेड वर्क को स्टेबल करना सीख गया होता है और उसने 2 मंथ का वेट किया ताकि वो अपने ब्लेड वर्क पे परफेक्टली कंट्रोल कर ताकि वो इस लेवल को भी क्लियर कर सके। अब यहाँ पे लू फेंग की थोड़ी सी वीक होती है लेकिन यहाँ पे लू फेंग मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। लू फेंग अपने एक पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस को सिर्फ नॉन-सन आर्मर्स को कंट्रोल करने पे लगाया हुआ था और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें चमक उठती और कहता चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने नॉन-सन आर्मर्स को कैसे यूज कर सकता हूँ, और वो अपना फुल फोकस नॉन-सन आर्मर्स पे कर देता है और अभी के मर्तबा लू फेंग अपने क्लोज कॉम्बैट पे ध्यान नहीं दे रहा था और यहाँ पे लू फेंग उस पे अटैक कर देता। हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने ब्लेड एनर्जी से उस पे अटैक कर देता है और दोनों की एक दूसरे की ब्लेड एनर्जी दूसरे से टकराती है। हमें दिखाया जाता है दोनों की कंडेंस ब्लेड एनर्जी और यहाँ पे उन दोनों की टकरार होके उन दोनों का फिर से पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लू फेंग रुकता नहीं है। यहाँ पे लू फेंग जैसे ही पीछे हटता लू फेंग फिर से उस पे अटैक करना शुरू कर देता है और मैं उस बंदे को दिखाया जाता जो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम वापस जाओ और खुद को ट्रेन करो, तुम्हारी पावर मेरे क्लोज भी नहीं है, तुम्हें 3 साल और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, शायद तुम्हें प्रेशर को महसूस झेल पाओ। फिर वो कहते हैं कि 10 साल और ट्रेन करो, शायद तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। यहाँ पे वो फिर से अपने गोल्ड ब्लेड को उसके लू फेंग की तरफ बढ़ा देता, फिर लू फेंग भी उसके तरफ कोल्ली घूरने लगता है और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके आए हुए अटैक को डॉज करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे हमें ब्लू आर्मर मैन के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता जो कहता कि क्या तुमने इसको डॉज कर लिया, और वो कहता चलो मैं पूरी रिस्क इसमें डाल दूंगा। और यहाँ पे हमें दोनों कंट्रोलर्स को दिखाया जाता है जो कि अब अपने फुल ब्लेड से लड़ने वाले थे और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ब्लेड वर्क यहाँ पे वो अपने फुल स्ट्रेंथ को अपने ब्लेड एनर्जी में कंडेंस करने के लिए रख सकते हैं और ये ऐसा है जैसा कि 2 वॉरियर्स अपने ब्लेड्स को एक दूसरे से स्लैश करके लगा रहे, तो यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलने लगती है और अभी के मर्तबा जो भी इसमें स्ट्रॉन्ग होगा वह इसको रोक पाएगा और इसकी भी थोड़ी सी भी ढीली पड़ी वहां पे पकड़ वो उसको आराम से मार देगा। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता और यहाँ पे लू फेंग करने वाला था कि यहाँ पे लू फेंग सिर्फ अपने अटैक पे ध्यान देने वाला था, वो अपनी डिफेंस पे ध्यान नहीं देने वाला था। और यहाँ पे वो ब्लू आर्मर बंदा भी ऐसे ही करता है कि दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगी वो एक दूसरे पे भारी पड़ेगा उसको मार सकेगा और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती और यहाँ पे वो दोनों भी एक दूसरे के खतरे को देख पा रहे थे और उन सबके पास अलग अलग मीटर्स थे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अटैक किया हुआ होता है लेकिन उस ब्लू सिल्वर आर्मर मैन ने अपने सामने स्पीड एनर्जी से एक शील्ड बना लिया होता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एक शील्ड ले लेता है और अपने दूसरे हाथों में ब्लड शैडो ब्लेड लिए होता है और क्या आता है ब्रेक और यहाँ पे उस पे अटैक करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग की ब्लेड वर्क पूरी ब्रूटैलिटी और एक्सट्रीमली फास्ट होती है जिसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों की टकरार में यहाँ पे लू फेंग उस टकरार को सह नहीं पाता और पीछे 10 मीटर पीछे ढकेला जाता है, जिसके बाद लू फेंग की डार्क गोल्डन ब्लेड एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन फिर भी लू फेंग यहीं पे नहीं रुकता है, लू फेंग उस पर बार बार अटैक किए जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लू फेंग उसको हरा पाता है या फिर नहीं, क्योंकि उस ब्लू आर्मर मैन के पास ज्यादा पावर थी और लू फेंग आखिर क्या कर सकता था और लू फेंग उससे कैसे जीतने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।